हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आप सब ने रशियन ऑयल के सैंक्शंस की खबर सुन ली होगी। तो क्या इसकी वजह से इस करंट मार्केट रैली पर ब्रेक लग जाएगा? क्या इस तेल के खेल में हमारा मार्केट भी फंस जाएगा? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस तेल के पूरे खेल को समझते हैं। तो इस खेल की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। उस वक्त यूक्रेन नेटो कंट्रीज के सपोर्ट की वजह से रशिया के साथ लड़ाई में चला गया था। और नेटो कंट्रीज, जिसका अमेरिका भी पार्ट है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। और वो चाहता था कि रशिया को हम किसी तरीके से इस लड़ाई में हरा दें। लेकिन रशिया एक पावरफुल कंट्री है और रशिया पर वो कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है और उनके पास एक डेड हैंड सिस्टम है। यानी कि अगर आपने न्यूक्लियर आर्सेनल से रशिया को तबाह कर भी दिया, तो भी उनके पास ऐसे सिस्टम है कि अगर एक भी आदमी रशिया में जीवित नहीं होगा, तो भी वो डेड हैंड एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा। इसलिए डायरेक्टली नेटो कंट्रीज के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि रशिया को वो अटैक कर सके। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड और नेटो कंट्रीज और अमेरिका कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे वो रशिया की जो मॉनेटरी पावर है, जिसका सहारा लेकर वो इस लड़ाई में सस्टेन कर रहे थे और लड़ रहे थे, उसको वो काट सके। यानी कि रशिया की मनी सप्लाई को काट सके। और हम जानते हैं कि रशिया ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम की बात मैं बता रहा हूं कि उन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। यानी कि रशिया को ये कहा कि आप ऑयल तो बेच सकते हैं, लेकिन $60 से ऊपर का प्राइस आप नहीं ले सकते हैं। ये इस तरीके का सैंक्शंस लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों उन्होंने $60 की लिमिट लगाई? क्यों उन्होंने पूरी तरीके से रशियन ऑयल पर सैंक्शन नहीं लगाए? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर वो सैंक्शंस लगा देते, तो दुनिया भर में तेल की किल्लत हो जाती और क्रूड ऑयल का प्राइस जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता और वो सभी कंट्रीज को और अमेरिका को भी हर्ट करता। तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट सैंक्शन लगाया, यानी कि $60 की लिमिट लगा दी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और वो अपने इलेक्शन जो कैंपेन में लगातार कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से एक टैरिफ था और दूसरा ये था कि मैं तो रशिया और यूक्रेन का वॉर यूं ही ख़त्म करवा दूंगा और बाइडेन जो है इनकॉम्पिटेंट है और वो उसकी वजह से लड़ाई हो रही है और मैं तो चुटकी बजाते ही एक दिन में इस वॉर को रुकवा दूंगा। और वो पावर में आ गए और उन्होंने कोशिश किया कि मैं रशिया को का वॉर यूक्रेन के साथ रुकवा दूं, लेकिन रशिया ने उनकी बात नहीं मानी, यूक्रेन ने भी नहीं मानी। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूं कि जो लोग रशियन ऑयल को खरीद रहे हैं उनको मैं प्रेशराइज करता हूं, उनके ऊपर टैरिफ लगाता हूं कि वो तेल ना खरीदें, और तेल नहीं खरीदेंगे तो रशिया की जो मनी सप्लाई है वो कट हो जाएगी और रशिया फिर ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। और उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, चाइना के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। लेकिन चाइना ने तो कह दिया साफ साफ, लेकिन इंडिया ना कुछ कह रहा था, ना वो रशियन ऑयल को लेना कम कर रहा था। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी भी फेल कर गई। अब उन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग की दोबारा से और समिट किया और तरह तरीके से समझाने की कोशिश की, नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया भी इसको मानने को तैयार नहीं हुआ। अब उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री या कंपनी रशियन ऑयल को खरीदेगी उस पर हम सैंक्शंस लगा देंगे। अब रशिया में दो कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल को बेचती हैं और ज़्यादातर उसी का ऑयल जो है दुनिया भर में बिकता है। तो उन्होंने उन पर सैंक्शंस लगा दिया। यानी कि जो भी कंपनी उन कंपनी से, रशियन कंपनी से ऑयल खरीदेंगी, उन पर सैंक्शंस लग जाएंगे। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से फिर
यूएसए से बिजनेस नहीं कर सकते। अब इसमें बैंकिंग सिस्टम भी शामिल है, यानी कि अगर किसी बैंक ने, इंडियन बैंक ने अगर रशिया की किसी ऑयल से लेन देन किया, उनके पैसे को भी डिपॉजिट रखा, तो फिर उस बैंक को भी जो है यूएसए से हम बिजनेस नहीं करने देंगे, ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे, यानी कि उसे जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर कर देंगे, यानी कि एक तरीके से वो कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस से आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी और कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। और ये सैंक्शंस जो हैं हमारे मार्केट्स और हमारी कंपनीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। ये सैंक्शंस नवंबर 21 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि हम रशियन ऑयल काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी जो कंपनी खरीद रही है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि करीब करीब रशियन ऑयल का 50% कंज्यूम करती है। और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नहीं, हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो भी खरीदती हैं रशियन ऑयल। हालांकि उनका कोई डायरेक्ट कमिटमेंट नहीं है कि उन्हें डेली बेसिस पर ऑयल खरीदना है, लेकिन रिलायंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसे हर दिन रशियन ऑयल को खरीदना है। तो अब इस सारे तेल का खेल का सार ये है कि अब हम रशियन ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, कम से कम सीधे और लीगल तरीके से नहीं खरीद पाएंगे। नवंबर 21 के बाद हम रशियन ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, और अगर हमने खरीदा तो हम यूएसए से कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कोई बिजनेस नहीं कर पाएगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ऑयल के लिए खाड़ी देशों पर जा रही है, और ऑलरेडी उन्होंने रशियन ऑयल को खरीदना कम कर दिया है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि हम कितना ऑयल खरीदते हैं। अगर आप देखिए तो हम टोटल 137 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल खरीदता है हमारा देश, और अब हम अगर रशियन ऑयल से शिफ्ट करेंगे दूसरे खाड़ी देशों से या अमेरिका से, तो करीब करीब 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्स्ट्रा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, जो कि हमारे जो देश के खजाने में करीब 24,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पे करेगा। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर रशियन ऑयल को पूरी दुनिया में खरीदना लोगों ने कम कर दिया तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कि हमारा ये बिल और भी ज्यादा बढ़ेगा। और जितना ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उतना हमारे सरकारी खर्चे पर जो है बोझ बढ़ेगा, महंगाई हमारे यहाँ बढ़ेगी, हमारा रुपया वीक होगा। अब आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें से 32%, 33% हम रशिया से खरीदते हैं, और इस 32% का आधा रिलायंस इंडस्ट्री कंज्यूम करता है, और बाकी का आधा
जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो खरीदती हैं। वो डायरेक्टली नहीं खरीदती हैं, थ्रू एजेंट्स, थ्रू वेरियस पार्टीज, थर्ड पार्टीज वो खरीदती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस जो खरीदता है उसको वो प्रोसेस करके, रिफाइन करके वो यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, तो वो माल कमाता है। और बाकी का आधा सरकारी कंपनियां करती हैं, तो सरकारी कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं और वो सरकार को डिविडेंड देती है। यानी कि जो ये कैप लगाया गया था $60 का, कि रशिया $60 से ज़्यादा क्रूड नहीं बेच पाएगा और इंडिया को तो वो डिस्काउंट पे देता था, उसका जो फ़ायदा हुआ हमें तो नहीं मिला, और इसका फ़ायदा सरकार को मिला और अदानी अंबानी की कंपनीज को मिला। अदानी को इसलिए मिला क्योंकि उनके पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। अब रिलायंस रशिया से ही सिर्फ ऑयल नहीं लेता है, और भी जगह से लेता है। तो जितना भी ऑयल रिलायंस प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, उसमें से अगर रशियन ऑयल का हम परसेंटेज देखें तो 20 से 25% है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/4 क्रूड जो रिलायंस प्रोसेस कर रहा है वो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहा है, जो कि अब उसको नहीं मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों कि रोजनेफ्ट जो रशिया की ऑयल कंपनी है उसके साथ उनका डेली का 500,000 यानी कि 5 लाख बैरल का कॉन्ट्रैक्ट है। इतना ऑयल वो रोज हर दिन रोजनेफ्ट नाम की कंपनी से खरीदता है, रशियन कंपनी से खरीदता है, जो कि अब उसे नवंबर 21 तक बंद करना पड़ेगा। अब जब वो ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट से खरीदेंगे, गल्फ कंट्री से खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा और उसके जो मार्जिन्स थे उस पर उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और करीब 10 से 12% का उनके जो मार्जिन्स हैं वो जो घट जाएंगे। यानी कि जो प्रॉफिट होता था रिफाइनिंग में वो कम हो जाएगा, उनका मार्जिन कम हो जाएगा। तो अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो रिलायंस पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, रिलायंस का जो एबिटा है वो करीब 50,000 करोड़ का है, 50,400 करोड़ के आसपास का है। और ऑब्वियसली ये कई सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स पे काम करता है। लेकिन अगर हम ऑयल टू गैस जो इनका सेगमेंट है उसकी अगर बात करें तो करीब 15,000 करोड़ का एबिटा वो जनरेट करता है, और इसमें 5,000 करोड़ का इनका डिप आएगा। यानी इनका डिपिट एबिटा जो है ऑयल टू गैस का काफी कम हो जाएगा अगर ये रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे दें। और अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो उनके एबिटा में करीब करीब 10% का इंपैक्ट पड़ेगा, विच इज साइजेबल। तो ये जो सैंक्शंस हैं इसका इंपैक्ट डायरेक्टली अगर हम देखें तो ऑयल की कंपनीज पर पड़ने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट रिलायंस पर पड़ेगा। और रिलायंस का निफ्टी में करीब 9 to 10% का वेट है, तो अगर रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा। अब आज का प्राइस अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का प्राइस ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है और हम इसे डिफाइन नहीं करते हैं तो इस पर डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, आप कुछ दिन तक प्राइसेस को रोक देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये जो खबर फैलाई गई थी कि डील हो गई है, और मेरे जो भी मैंने रिसर्च किया, जो भी एनालाइज किया, उसके बेसिस पर मेरा एजम्पशन है कि इनसे रिलेटेड कंपनीज के स्टॉक्स को डंप किया गया है पिछले कई दिनों से, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरीके की खबर आने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि क्या इस सब से हम बच सकते हैं, क्या मार्केट बच सकता है, क्या हम इन सैंक्शंस को बाईपास कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है। ये सीधा सीधा अमेरिका से पंगा लेने की बात है, और पंगा ऐसा वैसा नहीं, पंगा ऐसा है कि आप यूएसए से कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्या रिलायंस चाहेगा कि मैं अमेरिका से कोई बिजनेस ना करूं? क्या कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसको कंपनीज को मानना पड़ेगा। और यहां तक कि चाइना ने भी, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन खबरें ऐसी भी आई हैं कि चाइना भी अब रशियन ऑयल नहीं खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी यूएसए से बिजनेस करना है। तो ये जो ट्रम्प कार्ड है ट्रम्प का, ये चलेगा ही चलेगा ऐसा लगता है। तो हमने देखा कि रिलायंस पर इंपैक्ट पड़ेगा और रिलायंस की वजह से निफ्टी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसके अलावा मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो
जो इसका दूसरा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है वो है क्रूड प्राइसेस का। हम जानते हैं दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि क्रूड प्राइसेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ें क्योंकि वो सभी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। ऑलरेडी 5 से 6% का क्रूड का प्राइस बढ़ चुका है, तो क्या आगे भी बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो ये मार्केट को हर्ट करेगा, स्पेशली अगर वॉर में किसी तरीके का एस्केलेशन होता है। तीसरी चीज़ जो हमें ये देखनी है कि ये किस तरीके से हमें मार्केट में फर्दर इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रंप उन्हीं को दबाता है जो दब जाते हैं। तो अगर हमने इस पर साइलेंटली उनकी बातों को मान लिया, तो उनका अगला कदम होगा नेक्स्ट कि आप हमसे हमारे टर्म्स पर डील करो। और उनके पास 2 इम्पोर्टेंट क्रिटिकल टूल हैं इसे मनवाने के लिए, आईटी और फार्मा। जिस दिन उन्होंने इन दोनों पर चाबी घुमा दी तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी या फिर हमें उनके साथ तन के खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा तुम कुछ भी करो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो उनके पास ये 2 भी टूल हैं। देखना है कि हमारी सरकार और जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है, क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ में हमें अनफेयर डील अमेरिका को नहीं देना है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है और बहुत संभल कर हमें आगे बढ़ना है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ल्यूटनिक ने कहा है कि 2 महीने के अंदर इंडिया हमारे पास आएगा और हमारे आगे गिड़गिड़ाएगा। तो हमें किसी भी हालत में उनके टर्म्स पे उनसे डील नहीं करना है। हमें अगर डील करना चाहिए तो हमें अपने टर्म्स पे हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसा ही मेरा सजेशन है। तो ऐसे में हम मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं? देखिए, अभी ये बात तो तय है कि हमें रशियन ऑयल को लेना बंद करना पड़ेगा और नवंबर 21 की डेडलाइन है। लेकिन रशिया क्या करता है ये भी हमें देखना है। रशिया ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और अब आने वाले दिनों में हमें देखना है कि इंडिया का रिएक्शन क्या होता है। अभी तक ऑफिशियली जो ऑफिशियल वर्जन है वो नहीं आया है कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, बंद कर रहे हैं। रिलायंस ने ये कहा है कि जो भी सरकार का इंस्ट्रक्शन होगा हम उसे फॉलो करेंगे, लेकिन सरकार अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया है। तो हम वेट कर रहे हैं और सरकार के डायरेक्शन जैसा होगा सभी कंपनीज उसी को फॉलो करेंगी। अब आइए दोस्तों, आज के मार्केट की बात कर लेते हैं और मार्केट आने वाले दिनों में कहां जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज 24 अक्टूबर है और आज मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद हमें छोटी-मोटी गिरावट देखने को मिली। मैं इसे बड़ी गिरावट तो नहीं कहूँगा, करीब 100 पॉइंट्स डाउन रहा और 25,800 के आसपास हमने क्लोजिंग दिखाई। अगर हम आईवीज़ की बात करें तो वहाँ कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, अगर हम कॉल आईवी, पुट आईवी की बात करें। लेकिन विक्स जो है एक बार फिर 11% के ऊपर सस्टेन कर रहा है। धीरे-धीरे इसमें हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें, ह्यूज फॉल हमें देखने को मिला। अगर आप देखिए 1.39 का हाई लगाने के बाद लगातार पुट कॉल रेशियोज में फॉल हो रहा है, जो कि बता रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। अगर हम यहाँ पर करंट मंथ के ओआई को ऐड देखें तो क्लियरली यहाँ पर पोजीशंस कट हो रही हैं। अब ये पोजीशंस को अगर हम देखें तो सेलिंग हो रही है, यानी कि लॉन्ग्स जो हैं अनवाइंड हो रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन नेक्स्ट मंथ में अगर हम देखेंगे तो वहां पर रोल ओवर भी हो रहे हैं। तो यहाँ के पोजीशंस कट रहे हैं जो कि ऐसा लगता है लॉन्ग्स कट हो रही हैं और नेक्स्ट मंथ में ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। शॉर्ट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम देखें, आज फिर वहां पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है, 200 से 157 के करीब चला गया और काफी दिनों के बाद आज हमें दिखा टर्नओवर में डिप। तो ये 2 चीज इंडिकेट करता है। पहला कि जब भी मार्केट गिरता है विथ लो वॉल्यूम तो ये एक साइन होता है कि ये डाउन ट्रेंड, ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू होगी। और दूसरा, ऐसा लगता है कि जो स्टॉक की डंपिंग हो रही थी हाई लेवल पर वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि पिछले अगर आप 6-7 दिन देखेंगी तो हाई टर्नओवर पे ट्रेडिंग हो रही थी और ऊपर के लेवल पर डंपिंग हो रही थी ऐसा लगता है। एडवांस डिक्लाइन को भी आप देखें काफी बुरा है, करीब 1235 एडवांस हैं
और 1850 डिक्लाइन है। और एक जो छोटी मोटी पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं वो ये कि एफआईआई की शॉर्ट की पोजीशंस में ह्यूज कट्स हुए हैं और हम करीब 1,90,000 से ड्रॉप होके 1,13,000 तक चले गए हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी इनके साइजेबल शॉर्ट्स हैं। एफआईआईज की जो हिस्ट्री है वो हमने देखा है कि जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस होती है उसमें फ्लक्चुएशन भी होता रहता है। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करंट मंथ के कट हुए हैं, यानी कि अनवाइंड हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जो उनकी पोजीशंस थी वही कट हो रही हैं। तो कुछ दिन हमें और वेट करना है और देखना है कि क्या उनके शॉर्ट्स फर्दर कट होते हैं या यहां से बढ़ने लगते हैं। फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा यहां पर हमें रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम्स और ऑप्शंस मार्केट दोनों जगह पर कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं कि एग्रेसिव लॉन्ग्स बन रहे हैं। अब अगर हम अपने आज सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करें तो हमारे सेंटिमेंट में आज मेजर चेंज हुआ है। अब हम पूरी तरीके से बेरिश टेरिटरी पे आ गए हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? हाँ, इस वक्त हमें मार्केट पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछले कई दिनों से हम शेयर कर रहे हैं कि हमारा जो शॉर्ट करने का लेवल है वो है 25,780। इससे नीचे जब मार्केट्स आएंगे तब हमें शॉर्ट करना है। साथ में सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि हमारा जो सेंटिमेंट ट्रैकर है वो बेरिश टेरिटरी में आना चाहिए। तो सेंटिमेंट ट्रैकर तो बेरिश टेरिटरी में आ गया है और जो हमारा लेवल है 25,780, आज इंट्राडे में उससे नीचे प्राइसेस आए और फिर क्लोजिंग तक थोड़े ऊपर चले गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप थोड़ा और वेट करें और लेवल को इससे नीचे जाने दें, कम से कम 2-3 घंटे प्राइजेस वहां पर सस्टेन हो, फिर शॉर्ट्स इनिशिएट करें। और दूसरा ऑप्शन जो कि हमारा पसंदीदा ऑप्शन है वो ये है कि आप हेजिंग के साथ शॉर्ट्स क्रिएट करें और जैसे ही प्राइजेस नीचे के लेवल पर सस्टेन हो अपने हेजेस को हटा दें। तो यही दो सोल्यूशन करंट सिचुएशन में हम आपके साथ सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर